महाराष्ट्र की तमाम जनता को सबसे पहले मैं कल जो हमने महाराष्ट्र का दिन मनाए उसकी शुभकामना देना चाहता हूं। कल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था, वो भी हमने मनाया, उसकी भी शुभ इच्छा। और आज रमज़ान मुबारक के 8 रोज़े मुकम्मिल हुए हैं। तमाम बिरादरान इस्लाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। आपसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि हमारे गुजारिशात, हमारी विनंती प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र शासन में जो बैठे हैं और सेंटर में जो हुकूमत है उन तक पहुंच पाए। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज एक पैंडेमिक बन चुका है। मेरी पार्टी के जिम्मेदार मेरे कायद बैरिस्टर असद नवेसी का मानना है ये एक नेशनल डिज़ास्टर है जिसको हमको मिलजुल कर फेस करना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जितने कोविड-19 के पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं, जिसकी संख्या आज के हिसाब से तकरीबन 38,218 है, उसमें से 11,506 महाराष्ट्र में। 30% पॉजिटिव पेशेंट्स इस महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है। इस मौके पर मैं खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे, उनके कैबिनेट कलीग और उनके प्रशासन को दिल से मुबारकबाद करता हूं कि वो रातों दिन इस काम में जुटे हुए हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजधर्म निभा रहे हैं और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये समय राजकारण करने का नहीं, ये समय मिलजुल कर इस बड़ी आपत्ति को, इस डिजास्टर को फाइट करने का है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, सेंटर ने 2 मंत्री महाराष्ट्र में भेजे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं। सेंटर की टीम आकर महाराष्ट्र के काम को जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात। मगर जिस बात का मुझे दुख है वो ये है कि सेंटर का आर्थिक मदद, फाइनेंशियल असिस्टेंस इस मामले में कमजोर पड़ रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि जीएसटी का जो पैसा सेंटर ने महाराष्ट्र के हिस्से का देना है वो अभी तक नहीं दिया है। मैं फेसबुक के माध्यम से भारत की यूनियन गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से विनती करता हूं कि 24 घंटों में जल्द से जल्द हमारा जीएसटी का जो शेयर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो दे दिया जाए। दूसरी बात, मैं तमाम फैक्ट्रीज को, कॉर्पोरेट बॉडीज को इस फेसबुक के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अपना जो CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री के फंड में दिया जाए। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल है, इकोनॉमिक जुगरार है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यकीनन सेंटर के ऑब्जर्वर्स की ज़रूरत है, उनके गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके एडवाइजरीज को माइनस फॉलो करना चाहिए, मान्य करना चाहिए, और वो चल रहा है। मगर असल चीज़ पूंजी और पैसा है जो सेंटर की गवर्नमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ कम दे रही है। मैं इस फेसबुक के माध्यम से सेंटर की गवर्नमेंट से
ये डिमांड करता हूं कि कम से कम जल्द से जल्द 1 लाख कोटी रुपया माननीय उद्धव ठाकरे साहब की गवर्नमेंट को असिस्टेंस के तौर पर दिया जाए, ताकि कामकाज बहुत अच्छे अंदाज में हो सके। एक और बात जो मेरे सामने आई है कि 16 अप्रैल तक मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में सिर्फ 245 करोड़ रुपया जमा हुआ। ये बहुत कम है। यहाँ की जनता ने भी उसमें सहकार्य करना चाहिए। मैं इस मौके पर हमारे उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो अपोजिशन में बैठे हैं, जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, कि भाई आपकी बड़ी ड्यूटी तो ये है कि आपकी पार्टी सेंटर में मौजूद है, आप आर्थिक सहायता इस गवर्नमेंट को दिलाएं ताकि गवर्नमेंट अपना वेलफेयर का काम कर सके। अभी सेंटर की गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि खासदार निधि में से वो राज्यसभा का मेंबर हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, 2 साल का उनका जो निधि है, जो रफली 10 कोटी के आसपास आती है, वो मुख्य प्रधानमंत्री की रिलीफ फंड में जमा किया जाए। मेरा ऐसा मानना है ये तमाम पैसा जो महाराष्ट्र के खासदारों का है, जिनकी संख्या लगभग 58 और 60 के लगभग आती है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ताबड़तोड़ देने की कोशिश की जाए। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे पास जो विधान परिषद सदस्य हैं, हमारे पास जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी 2 साल की निधि भी सेंटर के रास्ते पे चलते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने ताबे में लेकर उसको हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर पर खर्च करना चाहिए। कई कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनकी पर्सनल निधि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख होती है। ये 2 साल की निधि भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेकर इस बड़ी आपत्ति में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक बार फिर सेंटर की गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि महाराष्ट्र का जीएसटी का हिस्सा, कॉर्पोरेट सोशल फंड की फंडिंग का मामला, बॉलीवुड के डोनेशंस और दूसरे तमाम फंड्स दिए जाएं, ताकि जो मेहनत उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा अंदाज में हो सके। मैं इस मौके पर खास तौर पर मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, जहां पर 30% कोविड पॉजिटिव के पेशेंट निकल के आए हैं, विशेष पैकेज की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो सेंटर की है, सेंट्रल मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला जी हैं, वो उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन की 4 हफ्ते बर्दाश्त कर चुके हैं, 6 हफ्ते बर्दाश्त कर चुके हैं और 2 हफ्ते बर्दाश्त करना है, जिनके पास रोटी रोजी का कोई साधन नहीं, उनके लिए आर्थिक पैकेज डिक्लेयर करें। खास तौर पर अब औरंगाबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ शहरों में सेकंड टैक्सी चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर्स हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंक्चर का काम करने वाले, मैकेनिक, कारपेंटर, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, होटल में वेटर का काम करने वाले, कटिंग बनाने वाले हजाम, इन सब को एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जाए। हर फैमिलीज को ये 2 महीने के लॉकडाउन के नतीजे में जो तकलीफ हुई है, एक सिस्टम बनाकर, एक मैकेनिज्म बनाकर कम से कम 20-20 हजार रुपये दिए जाए। गवर्नमेंट का खजाना, गवर्नमेंट का कायदा, गवर्नमेंट की ताकत जनता के वेलफेयर के लिए है। आज लोग पैसों के लिए भी तरस रहे हैं, अनाज के लिए भी तरस रहे हैं, कोविड-19 की फटके से भी बर्दाश्त है। कहीं ऐसा ना हो जाए इनको पैसा ना मिलने की वजह से ये भूखमरी से मर जाए, ये क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए। इसलिए सेंटर की गवर्नमेंट ने ताबड़तोड़ महाराष्ट्र के खास तौर पर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इन ऐसे आदमी के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक मैकेनिज्म बनाकर कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता करना चाहिए,
ये 2 महीने के लिए एक एक फैमिलीज को सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए, सेंटर की गवर्नमेंट के जरिए, मेरा ऐसा मानना है 20-20 हजार रुपए देने चाहिए। रही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, HRD मिनिस्ट्री के जेर एहतमाम, उसके कंट्रोल में AICT आता है, काफी सेंट्रल काउंसिल्स आते हैं, NCT, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। AICT ने एक एडवाइजरी जारी की है, उसमें यह कहा है कि कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों से फीस ना ली जाए, और यह भी कहा है कि तमाम स्टाफ की सैलरी दी जाए। आपको यह बात समझना होगा कि ये तमाम इंस्टीट्यूशन सेल्फ फाइनेंस्ड है। इनका अफिलिएशन, इनका परमिशन, इनका रिकॉग्निशन सेंट्रल बॉडीज ने दिया है। बच्चों की फीस पर ये इंस्टीट्यूशन चलते हैं। मेरी मांग है कि सेंटर की गवर्नमेंट ने, खासतौर पर HRD मिनिस्टर ने आगे बढ़कर ये जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, इनके स्टाफ की कम से कम 50% तनख्वाह ये 2 महीने लॉकडाउन की पीरियड की देना चाहिए। उसी तरह गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी डिक्लेयर किया कि हाउस रेंट, रेंटेड जो फैमिलीज है उनसे किराया वसूल ना किया जाए, विद्यार्थियों से किराया वसूल ना किया जाए। आपको एक चीज समझना चाहिए, कुछ ऐसे फैमिलीज भी हैं जिनका उदर निर्वाह, जिनकी गुजर बसर रेंट पर होती है, इन्हें भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। मैं इस मौके पर खास तौर पर सेंटर की गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे जो साथी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में हैं, वो खासदार हो कि वो आमदार हो कि राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि हो, वो सब ने मिलकर ये गुजारिशात, ये विनंती, ये मांग सेंटर की गवर्नमेंट से करना चाहिए, ताकि अगर महाराष्ट्र को आर्थिक मदद मिलेगी तो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छे अंदाज में इस मसले को निपट सकती है। मैं इस मौके पर कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, पुलिस महकमे से रिलेटेड है। हमारे महाराष्ट्र के मंत्री माननीय अनिल देशमुख साहब फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ बातें कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। पुलिस प्रशासन की, चाहे किसी मुकाम का हो, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं समन्वय की कमी दिखती है। जैसा औरंगाबाद की मिसाल हो, मैं हमारे चिरंजीव प्रसाद साहब का नाम लेकर कह रहा हूँ, बहुत मेहनत से दिनों रात उनकी पूरी टीम काम कर रही, मगर कुछ जगह मैंने महसूस किया कि बात चीज़ों में समन्वय और थोड़ा सा समझाने का मामला कम है। बात बहुत छोटी सी है, क्या आज के हालात में हेलमेट नहीं होने की वजह से आप उसको पावती दे देंगे? क्या मास्क नहीं होने की वजह से 500 रुपए की पावती देंगे? भाई लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं, दाने दाने को, पैसे पैसे को तरस रहे हैं। तो इस मसले पर मेरा मानना यह है कि वो इतनी बड़ी फाइन, इतनी ज्यादती ना करें, हेलमेट की सख्ती ना करें, पावतियां नहा दें। दूसरी बात ऐसी है कि आज भी पुलिस का दबदबा है, पुलिस का दबदबा होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र ने एक सर्कुलर इशू किया था, उसके पीछे एक अच्छा विचार था कि जहां तक हो सके डंडे का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल, बल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। मैं महसूस कर रहा हूं कि बाद जगहों पर हमारे पुलिस वाले, खासतौर पर औरंगाबाद में मैं देखा हूं, लाठी का, डंडे का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आपका डंडा ही काफी है, डंडा पटकना ही काफी है, आपकी ढौंस ही काफी है। दूसरी बात जो माननीय चिरंजीव प्रसाद जी को कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, यकीनन कोविड-19 के पेशेंट का डिटेक्शन,
सर्वे, कॉन्टैक्ट का ट्रेसिंग, उनका आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें चेन को रोक सके। मगर जब कभी कोई कोविड पॉजिटिव का पेशेंट आपको डिटेक्ट होता है, उसके कॉन्टैक्ट्स को आपको क्वारंटीन में पहुंचाना होता है, उस वक्त थोड़ा समन्वय से समझा कर मोहब्बत से लेकर गए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी शिकायतें आती है कि पुलिस थोड़ा सा ताकत का इस्तेमाल करती है। लोगों को समझाने के बाद, उस मुकामी लोगों के एतमाद में रहने के बाद अगर हम क्वारंटीन में रह जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोगों का एतमाद हासिल होगा, लोगों की मदद हासिल होगी। एक और बात कहना चाहता हूँ, चूंकि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जिस तरह से मुंबई में धारावी में जो कांटेक्ट में लोग आए उनको होम क्वारंटीन नहीं किया गया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया, दूर ले जाके क्वारंटीन किया गया। उसके पीछे मकसद ये था कि एक एक रूम में 8-8, 10-10 आदमी रहते हैं, क्या होम क्वारंटीन होगा वो? इसलिए यहाँ भी इन बस्तियों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, अब नूर कॉलोनी, खियारा, बाईजीपुरा, थिक पॉपुलेटेड बस्तियाँ हैं, यहाँ के जो कॉन्टैक्ट ट्रेस होंगे उनको वहाँ रखने के बजाय इंस्टीट्यूशंस में ले जाकर होम क्वारंटाइन के बजाय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए। और ये सब काम करते वक्त उनको एतमाद में लेकर, उनको समझा कर, और अगर ना समझे तो ताकत का इस्तेमाल करना होगा, किया जाए तो माहौल और अच्छा होगा। मैंने एक बात महसूस किया है जो मैंने अभी एडवाइजरी में देखा था कल शाम में। अच्छा, ये एडवाइजरी भी कब इशू होती है? रात में 1 बजे व्हाट्सएप पे आ जाती है। लोगों को मालूम नहीं होता कि इवन डे में क्या करना है, ऑड डे में क्या करना है, जीवन आवश्यक वस्तु कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। इसकी जो वाइड पब्लिसिटी होना चाहिए वो तरीके से हो नहीं पाती। जो हजरात पुलिस के नोटिस पढ़ सकते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप है, उन्हें मालूम होता है। मैं समझता हूँ इस मामले में हमारे धार्मिक प्लेसेस को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शहर में मंदिर है, वहाँ पुजारी बैठता है, लाउड स्पीकर का इंतज़ाम है, मस्जिद है, हमारे पास बुद्ध विहार है, हमारे पास चर्च है। हमने और पूरी जनता ने, चाहे वो किसी धर्म का हो, धार्मिक जमघटे को मना किया है, उस पर अमल भी कर रहे हैं। मगर जब मस्जिद से कोई बात, मंदिर से कोई बात, पुलिस की एडवाइस निकलती है तो ज़्यादा प्रभावी होगी। जैसा अब आज है 2 तारीख, अब 3 तारीख को कंप्लीट लॉकडाउन है, मगर 4 तारीख को 7 बजे से 11 बजे तक जीवन आवश्यक वस्तु के लिए आपको शहर में सामान खरीदने की इजाज़त है। तो अगर ये बातें कोई धार्मिक स्थल से उस महल्ले में अनाउंसमेंट होती है तो जनता को मालूम होगा। आपने इसके साथ साथ ये भी कहना है कि मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी है। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल इस्तेमाल कर सकता है, दस्ती इस्तेमाल कर सकता है, ताकि जनता की बात समझ में आएगी। उनको ये भी बताना है मुस्तकिल कि घरों में रहना है, जमघटा पैदा नहीं करना है, साबुन से हमेशा हाथ धोना है, आँख और नाक को हाथ नहीं लगाना है। ये तमाम बातें हमारे जो धार्मिक स्थल है, हमारे जो धर्म गुरु है, उनके पास जो माइक सिस्टम है, उसके ज़रिए से महल्ले में बात पहुंचाएंगे तो समझ में आएगा। मैंने जागृति की बात देखी है, समझाने की बात देखी है, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के धर्मगुरु, सभी समाज के लोग इस काम में पुलिस का सहकार्य करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ पुलिस यंत्रणा लॉकडाउन के टाइमिंग को, प्रिकॉशनरी मेजर्स को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को, मास्क के इस्तेमाल को, हैंड कर्चीफ या रुमाल के इस्तेमाल को, ये बातें जनता तक धार्मिक स्तर से दिन में 2-3 वक्त लाउड स्पीकर के जरिए पहुंचाएंगे तो पुलिस का तान भी कम होगा और सिस्टम भी सीधा हो जाएगा। एक बात जो मैंने कल एडवाइजरी में देखी कि ऑटो रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठ सकता है। इस बात को मैं समझता हूं कि ऑटो रिक्शे में एक डिस्टेंस रखने की बात है, मगर अब जो ऑटो रिक्शे चल रहे हैं वो सीटर के ऑटो रिक्शे नहीं है,
लॉकडाउन से पहले एक एक ऑटो रिक्शे में 5-5, 8-8 आदमी भर कर ले जाते थे। अब जो ऑटो रिक्शा जाएगा पेशेंट के साथ से जाएगा, वो पेशेंट के साथ में एक आदमी होगा। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, और ये गुजारिश पूरे महाराष्ट्र के लिए है, कि जहाँ ऑटो रिक्शा एक फैमिली इस्तेमाल करती है और पेशेंट को दवाखाना ले जाना होता है, तो साथ में दूसरे आदमी को बैठने दे तो आसानी होगी। कहीं ना कहीं हमको इस जरूरत को भी समझना होगा। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से एक बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हमको सेंटर की निधि के साथ साथ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की निधि में भी इजाफा करना चाहिए। मैंने कुछ बातें आपसे कही हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका ख्याल करना चाहिए। सबसे अहम मसला, सबसे जिम्मेदार बात जो है वो है जिला प्रशासन और खास तौर पर अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात। हमारे शहर में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस मौजूद है। हमारे पास बड़े रेस्पॉन्सिबल इफिशिएंट अधिकारी हैं। हमारे डिविजनल कमिश्नर बहुत ही ताकतवर आदमी है, फेयर आदमी है, उदय चौधरी साहब हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है माधव किरोगे साहब। मगर मैंने एक बात महसूस किया हूँ कि राशन की दुकान वाले कुछ ना कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारी अदा करने में बहुत पीछे। अभी बीच में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने और कलेक्टर ने और तहसीलदार साहब ने तय किया था कि हम राशन की दुकान पर शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, जो ये देखेगा कि वो कस्टमर को उसके हिस्से का पूरा राशन मिल पा रहा है। वो ये देखेगा कि दुकानें वक्त पर खुलेगी, वक्त पर बंद होगी। वो ये देखेगा कि जो कस्टमर है उसको जो अनाज दिया जा रहा है उसकी उसको पावती मिलेगी। मेरी गुजारिश है कि ताबड़तोड़ हर राशन दुकान पर 2 सीसीटीवी कैमरे बिठाए जाए। राशन की दुकान वाले को पाबंद किया जाए कि वो बड़े और मोटे अक्षर में एक साइन बोर्ड लगा दे, कह दे भाई केसरी कार्ड वाले को इतना गेहूं, इतना चावल, इतनी कीमत में मिलेगा, जो अन्नदाता है उसको इतना मिलेगा, जो येलो कार्ड है उसको इतना मिलेगा, और पावती देना कंपलसरी कीजिए। मैंने शख्सी तौर पर कई दुकानों की शिकायतें की थी, हमारे डीएसओ ने कार्रवाई भी की है, मगर मेरा मानना यह है कि कुछ दुकान वाले सुधरने वाले नहीं हैं। इनको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं फौजदारी कायदे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई राशन की दुकान वाला नियमित राशन नहीं देता है या राशन कम देता है, ज्यादा पैसे लेता है, पावती नहीं देता है, तो मेरे हिसाब से फौजदारी आचार संहिता की बात भी इसमें आती है। आप इन पर क्रिमिनल केसेस बुक कीजिए। सिर्फ नोटिस देने से, लाइसेंस कैंसिल करने से ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनके मुंह को खून लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट के कुछ नीचे के अधिकारी या ऊपर के अधिकारी साठ गांठ करे बैठे हैं। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम जिसके माध्यम से कोविड-19 में हम गरीबों को मदद कर सकते हैं, उनकी आंसू पोंछ सकते हैं, ये पूरी स्कीम का सत्यानाश हो रहा है। मैं खास तौर पर डिविजनल कमिश्नर साहब सुनील केंद्रेकर साहब हो, उदय चौधरी साहब हो, डीएसओ साहब से कहना चाहता हूं कि भाई सीसीटीवी कैमरे बिठाइए। उस सीसीटीवी कैमरे को आपके सेंट्रल ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर दीजिए। आज तो सिस्टम इतना पक्का हो चुका है कि आप मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे पे क्या चल रहा देख सकते हैं, और एक कंट्रोल रूम बनाइए हर तालुके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर पूरे राशन दुकान के सीसीटीवी कैमरे को आप बैठ के मॉनिटर कर सकेंगे। आपको उस बहाने से समझ में आएगा कि कौन सी दुकान पर झुम्मट ज्यादा हो जा रहा है,
कौन सी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, आप संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस बारे में बहुत जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ये मसला औरंगाबाद शहर का तो है, मैं समझता हूं पूरे महाराष्ट्र का है। मैं इस फेसबुक पर हमारे फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर छगन भुजबल जी से मुखातिब हूं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसमें पारदर्शिता लाइए। आप इसमें जो जरूरतमंद है, जो डिजर्व है, जो गरजू है, उस तक राशन पहुंच की दक्षता लीजिए। अपना मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी बातें भी सामने आ गई हैं। जैसा अभी नागेगांव में 2 पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। नागेगांव के 2 पेशेंट डिटेक्ट होने के बाद उस पूरी बस्ती को सील कर दिया गया। उस बस्ती में पीने के पानी के पाइपलाइन नहीं है। जनता बाहर जाकर पानी भर के लाती है। आज हालत यह है, आपने लॉकडाउन कर दिया, आपने पूरा पैकअप कर दिया, वो पानी पीने के पानी के बाहर भी नहीं जा सकते। तो जहां जहां पुलिस प्रशासन और औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एरिया को सील आउट कर रहा है, उनकी बुनियादी जरूरतों को भी समझना होगा। अगर आप पीने को पानी नहीं देंगे तो हाथ कहां से धोएगा, जिंदा कैसे रहेगा, कोविड से मरेगा क्या प्यास से मरेगा, क्या भूख से मरेगा। मैं हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब औरंगाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से गुजारिश करता हूं कि आप खास तौर पर नागेगांव के एरिया में जहां पर पानी का कनेक्शन नहीं है, नूर कॉलोनी कुछ एरिया में जहां पर वाटर सप्लाई नहीं है, वहां पर वाटर के टैंकर्स भेजें, लोगों की प्यास बुझाएं। दूसरी बात, जहां पे पानी की सप्लाई मौजूद है, पानी का टैप मौजूद है, वाटर कनेक्शन मौजूद है, वो काम नियमित तरीके से होना चाहिए। सफाई कामगार काम कर रहे हैं, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी यूनिट काम कर रही है। यही बातें दूसरे महानगर पालिका के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। उनके जिम्मेदारों से भी मैं महाराष्ट्र का जिम्मेदार होने के हैसियत से गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी इसकी दक्षता लीजिए कि जिन एरियो को आपने पैक किया है, जिन एरियो को आपने सील किया है, वहां पर जीवन आवश्यक वस्तु, वहां पर पीने का पानी दररोज मिल सके ताकि जनता को तकलीफ ना हो। मैं आज ये तमाम बातें फेसबुक के माध्यम से कहना चाह रहा हूं। कुछ बातें मैं निवेदन के माध्यम से देना सोच रहा था, मगर मैंने महसूस किया फिजिकल कांटेक्ट होना मुश्किल है। प्रशासन, तमाम जिम्मेदार, पुलिस महकमा, पूरा मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी ताकत से लगी हुई है। जो अच्छी बातें, जो सुझाव मेरे दिमाग में आए, जो मांगे मेरे जहन में थी, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। मैं इंशाअल्लाह ये तमाम बातें संबंधित खाते को संबंधित बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी विनंती है, मेरी ख्वाहिश है कि जिम्मेदार इस पर गौर करें और अच्छा मैकेनिज्म बनाकर हम ये साबित करें कि हम 30% पेशेंट होने के बावजूद महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र को कोरोना से मुक्त करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जंग किसी समाज की नहीं, ये जंग किसी धर्म की नहीं, ये किसी जात की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की जंग है, पूरे भारत देश की जंग है। हम सबको अपनी पार्टी से ऊंचा उठकर, जात धर्म मजहब से ऊंचा उठकर, मिलजुल कर इस आपत्ति को साथ देना होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इन बातों में अगर किसी के पास कुछ और सुझाव है तो मेरे पास दे सकते हैं। मैं आपके साथ में हूँ। आइए हम सब अच्छे काम करेंगे। हम महाराष्ट्र पर जो 30% का धब्बा है वो मिटाएंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, आइसोलेशन हो, ट्रीटमेंट हो। मैं एक बात चलते चलते कहना चाहता हूं, हमारे राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब घूम फिर रहे, मगर कहीं ना कहीं जब औरंगाबाद में मीटिंग हुई
उन्होंने एक बात कही थी कि मॉर्टेलिटी रेट कैसा कम होगा। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी की कोशिश की थी, कोशिश करते रहेंगे, मगर मॉर्टेलिटी रेट कम होने के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो मजबूत करना होगा, मगर कहीं ना कहीं डॉक्टरों पे भी जिम्मेदारियां ऐड करना होगा। मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैंने यहीं से MBBS MD किया हूँ। मेरा अपना एहसास है कि हमारी मेहनतों में, हमारी कोशिशों में, हमारी जुस्तजू में, हमारे इफर्ट्स में इजाफा होना चाहिए। और यही बात मैं समझता हूँ राजेश टोपे साहब ने घाटी की डीन साहबा से कही, और यही बात राजेश टोपे साहब तमाम जिम्मेदारों से कहेंगे कि जो मरीज आ जाए उस मरीज की पूरी तवज्जो की जाए, उसकी पूरी खिदमत की जाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए। हमको मर्ज से झगड़ा करना है, मरीज से झगड़ा करना नहीं है। और अगर हम ज्यादा कर सकेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। बहरहाल आज के फेसबुक में जो बातें मैंने कही है, मैं समझता हूँ तमाम दूसरी सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान, ओहदेदारान, शहर की जनता, इस मराठवाड़े की जनता, महाराष्ट्र की जनता इन बातों को जहां जहां उनकी ताकत होगी, जहां जहां वो नुमाइंदगी कर सकते होंगे, चाहे वो सेंटर से नुमाइंदगी हो या स्टेट से नुमाइंदगी हो या मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन से हो, उन तक अपनी बात पहुंचाएं। आप तमाम का इस राइट बुक फेस पर आने के बाद फेसबुक पर मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूं। आप सबका मैं आभारी हूं। आप सबके लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, जय मीम, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।